दिल्ली की एक कॉलोनी में एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी, उसकी बूढ़ी माँ और एक छोटी सी बच्ची रहती थी। वह बच्ची लगभग 7-8 साल की होगी। उस बच्ची का नाम राधा था। राधा अपनी दादी के साथ ज़्यादातर रहती थी क्योंकि दोनों पति पत्नी अपने अपने काम में बिजी रहते थे। वह अपनी बच्ची पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन मोहिनी जी अपनी पोती का बहुत ध्यान रखती थी। उसके साथ खेलती थी, बातें करती थी, यहाँ तक कि पार्क में भी घूमने जाया करती थी। दादी और पोती की जोड़ी लाखों में एक लगती थी, लेकिन बहू को यह अच्छा नहीं लगता था कि उसकी बेटी अपनी दादी के साथ ज़्यादा समय बिताती है। यही बात बहू को खलती थी, जिस कारण वह अपनी सास को ढंग से खाना भी नहीं देती थी। बहू, तुमने क्या बनाया है? बहुत भूख लग रही है, थोड़ा जल्दी से खाना बना लो। बेटा, आज दोपहर भी मैंने कुछ नहीं खाया था, सुबह से बहुत भूख लगी है। सुबह जो तुमने बासी रोटियां दी थी वह दोपहर तक ख़त्म हो गई थी, इसलिए दोपहर में भी कुछ नहीं खा पाई। बहुत तेज़ भूख लग रही है। बेटा, थोड़ी जल्दी कुछ बना दो, मोहिनी जी ने अपनी बहू कीर्ति से कहा। तो किचन से कीर्ति की तीखी आवाज़ सुनकर मोहिनी जी को चुप कर गई। उधर किचन से चिल्लाती हुई कीर्ति ने कहा, बना ही रही हूँ खाना, अब मैं यहाँ बैठकर कोई सो तो नहीं रही हूँ ना। मेरा तो काम करते करते भी इस घर में जीना दुश्वार कर रखा है। बिल्कुल हद है आपसे। अरे भाई, कोई आपकी बात सुनेगा तो यही कहेगा कि कितनी जालिम बहू है, अपनी सास को भूखा ही रखती है। क्या आप तो मुझे खामखा में दुनिया के सामने बदनाम करवा कर छोड़ेंगी? अरे मम्मी जी, क्यों दुनिया में आप मेरी बदनामी करवाना चाहती हैं? थोड़ी देर शांत बैठ जाइए ना। और वैसे भी अगर मैं जल्दी खाना बना भी दूंगी तो कौन सा सबसे पहले आपको ही परोस कर दे दूंगी ना। अभी राधा के पापा को ऑफिस से आने में पूरा 1 घंटा है और जब तक वह नहीं आ जाएंगे उनमें पहले तो कोई खाना खाएगा नहीं। तो इसलिए खामखा शोर मत मचाओ। खाना बन रहा है और जब खाना बन जाएगा तो आपको खाने के लिए भी दे दिया जाएगा। तब तक चुपचाप बैठ जाइए और राधा को खिला लीजिए, मेरा सर मत खाइए। अपनी बहू की बातें सुनकर मोहिनी जी बिल्कुल चुप हो गईं और वहाँ से उठकर अपनी पोती के पास चली गईं और कुछ देर अपनी पोती के साथ ही खेलती रहीं। भूख तो उन्हें बड़ी जोरों की लगी थी, लेकिन अपनी पोती के साथ वे उनकी अटकेलियों में लगी रही तो उन्हें समय का आभास ही नहीं हुआ कि कब समय बीत गया और अब तक उनका बेटा भी आ गया था। जैसे ही उनका बेटा आया तो ऑफिस से आते ही अपने कमरे में गया और कपड़े चेंज करके हाथ मुँह धोकर नीचे आया। अब तक उनकी बहू ने भी डाइनिंग टेबल पर खाना सजा दिया था। जब डाइनिंग टेबल पर खाना लगने लगा तो भूख से व्याकुल मोहिनी जी झटपट अपनी पोती को लेकर डाइनिंग टेबल की ओर चल दी और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गईं। मोहिनी जी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतज़ार कर ही रही थी कि जब उनका बेटा आकर बैठा। मोहिनी जी अपने लिए खाना निकालने लगी, तभी उनकी बहू उनके हाथ से रोटी लेकर वापस प्लेट में रखती हुई बोली, अरे मम्मी जी, थोड़ी शर्म कीजिए, इतनी बड़ी हो गई हैं आप। हर समय राधा आपके साथ खेलती है, अगर आप ही उसे ऐसी बातें सिखाएंगी तो वह क्या करेगी? आप इतने बड़ी हैं लेकिन आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि खाना खाने से पहले एक बार हाथ धो लेने चाहिए। जाइए, जाकर हाथ धोकर आइए। मोहिनी जी, जो कि भूख के कारण बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही थी, वह जैसे तैसे वॉश बेसिन तक पहुंची और हाथ धोकर जल्दी से जल्दी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गईं। मोहिनी जी की पोती यह सब देख रही थी और यह सब देखकर उसे बेकार भी लग रहा था। उसकी दादी जी, जो कि पिछले 1.5 घंटे से खाना मांग रही हैं, अभी भी खाना खाने बैठी तो उसकी माँ ने उन्हें हाथ धोने के लिए भेज दिया। खैर, उसकी यह बात ठीक भी थी, लेकिन बच्चे उनके कहाँ समझने वाले थे। अब सब लोग बैठकर खाना खाने लगे तो मोहिनी जी भी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही थी।
एक तो वैसे ही कई दिनों से उन्हें बहुत कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी और फिर ऊपर से उनकी बहुरानी ने उन्हें दोपहर से आज भूखा रखा था, जिसके कारण कमज़ोरी से उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। मोहिनी जी ने अपनी बहू को कहा कि बहू, मेरी प्लेट में थोड़े से दाल चावल डाल दो। इस पर उनकी बहू खुद खाना खाने लगी और बोली, मम्मी, इतना काम तो आप भी कर सकती हैं, अब क्या बिल्कुल चबवा कर मैं आपके मुंह में डाल दूं? खाना बनाकर रख तो दिया है, अब आप अपनी प्लेट में डाल भी नहीं सकती क्या? हद है, तुम देख रहे हो अपनी मम्मी को कि कितने ड्रामे हैं, कीर्ति ने अपने पति अभिषेक से कहा। तभी कीर्ति की बात सुनकर उसका पति हाँ में गर्दन हिलाता हुआ बोला, हाँ, देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ कि यह इतने ड्रामे क्यों कर रही हैं। लगता है कि घर पर रह रहकर इनका मन भर गया है, पर अब यह इस घर में रहना नहीं चाहती, इसलिए शायद यह सब कर रही हैं ना मम्मी। इस पर मोहिनी जी चुप हो गईं और डाइनिंग टेबल पर रखे चावलों के बर्तन में से अपनी प्लेट में चावल परोसने लगी। जैसे तैसे संभालती और बचाती हुई उन्होंने चावल तो ठीक से परोस लिए, लेकिन जब वे दाल परोसने लगी तो उनके हाथ कांपने की वजह से थोड़ी सी दाल टेबल पर गिर गई। अब वह चम्मच उठाकर दाल चावल खाने लगी, लेकिन न चाहते हुए भी उनके कांपते हाथों से खाना इधर उधर बिखर रहा था और खाना इधर उधर बिखरता हुआ देख उनकी बहू ने अपनी खाने की प्लेट में अपनी रोटी का टुकड़ा वापस रख दिया और घिन आती हुई बोली, क्या है ये सब? आप कैसे खा रही हैं मम्मी? आपको तो खाना खाने की भी तमीज़ नहीं है, कितने गंदे तरीके से खाना खा रही हैं, मुझे तो घिन आ रही है, छी। अभिषेक, तुम कुछ करो ना। सॉरी, लेकिन मैं इस तरह से यहाँ बैठकर खाना नहीं खा पाऊँगी। मम्मी, आपको तो खाने की भी तमीज़ नहीं है, आपसे खाना भी तमीज़ से नहीं खाया जाता। क्यों ना हम एक काम करें अभिषेक, मम्मी को डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने में जब इतनी ही प्रॉब्लम होती है तो क्यों ना यह वहाँ उस कोने में बैठकर खाना खा लें। तब अभिषेक ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हो कीर्ति, उठो। मम्मी, आप तो ज़मीन पर खाने में ही राजी हैं, आपको कहाँ रास आता है। थोड़ा भी अच्छे से अगर आपको कुछ करके दिया जाए तो आप तमीज़ से खा ही नहीं सकती हैं। आप तो वही गंवारपन की आदत पड़ी हुई है ना। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जाइए, उठिए यहाँ से और वहाँ ज़मीन पर बैठकर खाना खाइए। अपने बेटे को नाराज़ देखा तो मोहिनी जी सोचने लगीं कि मेरा बेटा शायद गुस्से में मुझे यहाँ से भेज रहा है, तो वह दोनों हाथों से उस चम्मच को संभालकर खाना खाने की कोशिश करती हुई बोली, नहीं बेटा, तू नाराज़ मत हो, मैं आराम से खाना खा रही हूँ। देख, अब मैं खाना बिखेर भी नहीं रही हूँ ज़्यादा। तब कीर्ति ने अपनी खाने की प्लेट आगे की तरफ सरका दी, कहने लगी कि मुझसे इस तरह खाना नहीं खाया जाएगा। अभिषेक, मैं जा रही हूँ। तो अभिषेक ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और बोला, तुम कहाँ चली? चुपचाप यहाँ बैठकर खाना खाओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम अभी ख़त्म कर देता हूँ। मम्मी, उठिए यहाँ से और जाकर वहाँ बैठकर जाइए। जब हाथ में पकड़ी हुई चम्मच का निवाला मोहिनी जी खाने ही वाली थी कि तभी उनका बेटा तेज़ आवाज़ में बोला, आपको एक आवाज़ में सुनाई नहीं देता क्या? उठिए यहाँ से और जाकर उस कोने में बैठ जाइए। चलिए उठिए। इतना कहते हुए उसने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा और उन्हें उठाकर अपनी डाइनिंग टेबल से दूर ले जाकर एक कोने में बिठा दिया। यह सब देखकर उनकी मासूम सी बेटी थी, वह मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। दरअसल इस पूरे परिवार में अगर मोहिनी जी के सबसे ज़्यादा करीब कोई था तो वह राधा ही थी, क्योंकि मोहिनी जी के बेटे और बहू को इतना समय ही नहीं था कि वे उनके पास बैठें, उनसे दो बातें भी कर लें, और इसी कारण से मोहिनी जी बहुत अकेली रहती थी और अपनी चिंताओं में, अपनी परेशानियों में अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। वह तो जब से राधा उनकी ज़िंदगी में आई तब से उनकी ज़िंदगी में रौनक आ गई
और हर पल वह बस उसे ही अपने साथ लगाए घूमती। और इसी वजह से राधा अपनी दादी को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि मोहिनी जी उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करती, चाहे कैसे भी हो, कहीं से भी हो। वह उसकी खुशियों का हमेशा ध्यान रखती। और ऐसी ही वह राधा थी जो अपनी दादी का अपने माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करती थी। राधा के दादा जी की मृत्यु तो उसी समय पर हो गई जब राधा अपनी माँ के पेट में थी, यानी कि राधा ने अपने दादा जी को कभी देखा नहीं, लेकिन उसने अपनी दादी को ज़रूर देखा था। और उसकी दादी ने अपनी पोती को इतना प्यार किया कि उसे अपने दादाजी की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। इधर राधा के माँ बाप दोनों ही अपने काम में व्यस्त रहते। माँ को तो कोई खास काम भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी बच्ची को छोड़कर फिजूल की चीज़ों में लगी रहती। कभी किटी पार्टी, कभी क्लब जाना, कभी अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग जाना। बस इन सब चीज़ों के अलावा वह 2 वक्त का खाना ज़रूर बना दिया करती थी, और वह भी एहसान में कभी बना देती तो कभी वह भी बाहर से लाकर खाना पड़ता। यहाँ तक कि कभी कभी तो खाना बनाने का काम भी मोहिनी जी को ही संभालना पड़ जाता था। अब राधा ने अपनी दादी जी को थोड़ी कमजोरी की हालत से बिस्तर पकड़ने की हालत तक में अब तक देखा था। अब यह सब अचानक से तो नहीं हुआ। उनके बच्चों की करतूतें ही कुछ ऐसी थी जिसके कारण मोहिनी जी की ऐसी हालत हुई, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। अपनी पोती के साथ हंसती खुशी अपना जीवन बिता रही थी। जब खाने को मिल जाता तो खा लिया करती, और नहीं मिलता तो बहू को कह दिया करती। यदि वह दे दिया करती तो ठीक है, यदि नहीं देती तो भी ठीक। इसी कारण से तो वह इतनी कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि अब उन्हें समय से खाना तक नहीं मिलता था। जब बहू का मन होता तब कुछ बना लेती, और जब बाहर से मंगाकर खाती तब अपनी सास को बिस्किट वगैरह देकर ही काम चला लिया करती थी, और खुद आराम से खाना खाकर बैठ जाती। और धीरे धीरे जैसे जैसे वह भी यह सब बातें समझने लगी थी, वैसे वैसे उसे भी समझ आ रहा था कि उसकी माँ उसकी दादी के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रही है, और उसकी माँ का यह बर्ताव किसी भी तरह से सही नहीं था। राधा तो अपनी माँ के ही इस बर्ताव से बहुत परेशान थी। उसने कहा भी कि आप दादी जी से काम मत करवाया करो माँ, क्योंकि दादी से आप काम करवाती हो तो यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे यह सब बिल्कुल ही पसंद नहीं है जब आप उनसे काम करने के लिए कहती हैं तो। लेकिन राधा को अब तक छोटी बच्ची समझकर वह उसकी बातें टाल दिया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे राधा बड़ी हो रही थी, और अब वह 10 साल की बच्ची थी जो धीरे धीरे सब बातों को समझने लगी थी। राधा ने आज अपने माँ बाप का जो बर्ताव अपनी दादी के साथ देखा, वह बर्ताव वह भूल नहीं पाई। हालांकि उसकी दादी जी को उल्टा जवाब देना तो उसकी माँ कीर्ति के लिए बिल्कुल आम बात हो चुकी थी, लेकिन उस बच्चे को यह बात बहुत अजीब लगी कि उसके दादी को टेबल से उठाकर एक कोने में ले जाकर पटक दिया गया, और यह बात उसे इतनी ज़्यादा बुरी लगी कि वह अपना खाना पीना छोड़कर बस यूं ही अपनी टेबल पर बैठी रही, और अपनी माँ को ज़मीन पर कोने में बिठाकर आकर अभिषेक ने भी अपनी चेयर पर आकर बैठ गया, और उसने कीर्ति का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तो ठीक है ना, अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चुपचाप बैठो और खाना खाओ। वैसे भी तुमने आज का खाना बहुत टेस्टी बनाया है। क्या बात है, दिन पर दिन और खूबसूरत होती जा रही हो, और ऐसे ही तुम्हारे खाने में भी जादू है। पता नहीं दिन पर दिन तुम क्या करती जा रही हो, इतना स्वादिष्ट खाना बनाने लगी हो कि लगता ही नहीं कि खाना तुमने बनाया है। सचमुच अब
तुम कमाल करने लगी हो। आजकल तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे हाथों में जादू है। अभिषेक ने कीर्ति की तारीफ की तो कीर्ति भी शर्माती हुई मुस्कुराती रही और चेयर पर बैठकर खाना खाने लगी। इधर वे दोनों एक दूसरे से बातें करने में मगन थे और उधर 10 साल की राधा अपनी दादी को लगातार देखे जा रही थी और उन्हें देखते हुए वह किसी सोच में डूबी हुई थी। कुछ देर तक तो कीर्ति और अभिषेक अपनी बातों में ही लगे रहे और उन्हें अपनी बेटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि वह खाना भी नहीं खा रही। और इधर अपना खाना पीना छोड़कर राधा बस अपनी दादी को देख रही थी और उसकी दादी अपने कांपते हुए हाथों से अपनी उस चम्मच को संभालने की कोशिश कर रही थी जिसके ऊपर से उनका खाना बार बार नीचे गिर जाता और वह उस खाने को उठाकर फिर से अपनी प्लेट में रखकर खाने की कोशिश कर रही थी। राधा बार बार उनके उन कांपते हुए हाथों को और उन्हें देख रही थी। अपनी बेटी को यूं शांत और चुपचाप अपनी दादी की ओर निहारते हुए देखा तो कीर्ति अचानक ही अपनी बेटी की ओर देखने लगी और जब उसने देखा कि उसकी बेटी बहुत गौर से अपनी दादी को ही देख रही है, ना वह कुछ खा रही है और ना कुछ पी रही है, तो कीर्ति ने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा और उसका नाम लेकर पुकारती हुई बोली, राधा बेटा कहाँ खोई हो? आपने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। क्या हुआ? अभी तक तो आपको बहुत भूख लगी थी पर अब आपको भूख नहीं लगी है। तब राधा अपनी मम्मी से बोली कि मम्मा भूख तो मुझे बहुत तेज़ लगी है लेकिन मैं कुछ सोच रही हूँ। तब हंसती हुई कीर्ति अपने पति की ओर देखकर एक बार फिर मुस्कुराई और फिर अपनी बेटी से पूछने लगी कि अच्छा ज़रा हमें भी तो बताओ कि हमारी बेटी इतना ध्यान से भला किस चीज़ के बारे में सोच रही है। आपको ऐसी कौन सी चिंता सताने लगी अभी से जो आप खाना पीना छोड़कर उसके बारे में सोचने लगी हो? तब राधा ने बहुत ही मासूमियत के साथ अपनी माँ से कहा कि मम्मा मैं कुछ सीख रही हूँ, आप नहीं समझोगी इस बात को। इस बात पर कीर्ति और अभिषेक दोनों चौंक गए और अपनी बेटी से पूछा कि बेटा आप हमें बताओ तो सही कि आप क्या सीख रही हो। तब उनकी बेटी ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, मम्मा पापा मैं यह सीख रही हूँ कि बुढ़ापे में माँ बाप के साथ बच्चों को कैसे व्यवहार करना चाहिए। जब आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे और मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं भी तो आपके साथ फिर वैसा ही बर्ताव करूँगी ना। एक झटके में इतनी मासूमियत और इतनी सादगी के साथ राधा ने अपनी बात कह दी और उसकी इस बात ने कीर्ति और अभिषेक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अपनी बेटी की यह बात सुनते ही वे दोनों चौंक गए कि तभी राधा ने अपने माँ बाप से कहा कि मम्मा पापा जब आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आप दोनों को वहाँ बाहर वाले कोने में बिठाऊंगी ताकि आप दोनों आराम से बैठकर खाना खा सको। यहाँ तो आपके लिए जगह कम पड़ जाएगी ना। दादी तो अकेली हैं इसलिए अकेले खाना खा लेंगी, लेकिन अब दोनों टेबल पर बैठकर यहाँ कैसे खाओगे? मैं आप दोनों को वहाँ बाहर के कोने में बिठाऊंगी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाऊंगी और आप दोनों को वहाँ कोने में छोड़ दूंगी। अपने बेटी की यह बात सुनकर कीर्ति और अभिषेक की आंखें फटी की फटी रह गईं और एक पल के लिए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी बेटी ने अभी अपने बचपन में ही अपने माँ बाप को उनका बुढ़ापा दिखा दिया। कुछ समय के लिए तो अभिषेक और कीर्ति को ऐसे लगा जैसे कि उनकी बेटी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर के किसी कोने में बिठाकर खाना खाने के लिए छोड़ दिया है और यह सोचने मात्र से उनकी आंखें भर गईं और वह बहुत अच्छी तरह से यह समझ गए कि यह सब क्यों हो रहा है और राधा के मन में अचानक से ऐसी बात आखिर आई ही क्यों। तुरंत ही अभिषेक और कीर्ति ने अपनी गलती को सुधारते हुए अपनी माँ को वहाँ कोने से उठाया और वापस बुलाकर डाइनिंग टेबल पर बिठाया और अभिषेक ने अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाया।
और कीर्ति ने अपनी सास को पानी दिया और उन दोनों ने अपनी माँ को खाना खिलाकर उनके हाथ पैर धुल कर कमरे में आराम करने के लिए उन्हें लिटा दिया। और इधर अब उनकी बेटी राधा भी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। लेकिन राधा की उस बात के कारण कीर्ति और अभिषेक की आंखों की नींद तो जैसे गायब हो गई और वे दोनों अपनी गलती पर पछताने लगे। दोनों ही शर्मिंदा थे कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की है। आखिर वे कैसे भूल गए कि उनकी बच्ची इतनी मासूम है, इतनी कोमल मन की है। वह बिल्कुल किसी कच्ची मिट्टी के समान है। वह जो देखेगी वह सीखेगी। जैसा बर्ताव आज वह अपने माँ बाप के साथ करेंगे, वैसा ही बर्ताव कल को उनकी बच्ची उनके साथ करेगी। और आज उन्हें इस बात का एहसास उनकी अपनी बेटी ने करा दिया था। और इसीलिए कीर्ति और अभिषेक ने अब यह निश्चय कर लिया कि कल से पापा के साथ हम दोनों को बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करना है जैसा बर्ताव हम अपने बुढ़ापे में अपने बच्चे से चाहते हैं। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और रात में ही उठकर कीर्ति और अभिषेक ने जाकर अपनी माँ से माफ़ी मांगी। वे दोनों अपनी माँ से माफ़ी मांग कर आए और एक माँ ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया। अगले ही दिन से उस मासूम बच्ची की बातों का ऐसा जादू देखने को मिला जिसकी कल्पना भी मोहिनी जी ने नहीं की थी। अगली सुबह से उनकी बहू का बिल्कुल बदला हुआ रूप उनके सामने था। अब उनकी बहू समय से उठकर घर के सभी कामों को किया करती। वे अपनी सासू जी के कपड़े धुलकर उन्हें देती और खाना प्लेट में परोस कर देती। अब सुबह सुबह वे उन्हें घुमाने के लिए पार्क में भेज दिया करती और साथ में ही राधा भी जाया करती। अब तो वह अपनी माँ की बहुत अच्छे से सेवा करने लगी थी, क्योंकि वह ऐसा बर्ताव अपनी बेटी से अपने बुढ़ापे में चाहती थी। उस मासूम बच्ची ने अपनी मासूमियत और सादगी से ही अपने माता पिता की आंखें खोल दी और आखिरकार कीर्ति और अभिषेक को एहसास हुआ कि वह जैसा व्यवहार अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों से चाहते हैं, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार उन्हें अपने माता पिता के साथ भी करना होगा। यदि वे अपनी माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते तो उन्हें कोई भी अधिकार नहीं है बुढ़ापे में अपने बच्चों से अपनी सेवा करवाने का। और अब कीर्ति और अभिषेक दोनों ही मोहिनी जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगे और वह छोटा सा परिवार सुखी एक दूसरे के संग और एक दूसरे के प्यार के सहारे खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। जो माँ बाप अपने बच्चों को बचपन में अपने हाथों से खाना खिलाते, वही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को खाना तक परोस कर नहीं देना चाहते। अगर बुढ़ापे की वजह से खाना इधर उधर गिर भी जाए तो वह उन्हें घिन्न भरी नज़रों से देखते हैं। यही इस कहानी में भी हुआ, लेकिन मोहिनी जी की पोती ने अपने माँ बाप को उनकी गलती का एहसास कराया, जिससे मोहिनी के बेटा और बहू सही रास्ते पर आ गए और वह मोहिनी जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगे। तो दोस्तों, मोहिनी जी की पोती ने अपनी दादी का आत्मसम्मान बचाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।